हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त बता देते हैं कि मेरे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में मेरा बेसिक साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों पेपर चल रहा है, जो रुकमनी पब्लिकेशन प्लेटफार्म पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपको हम बता देते हैं कि आपको पता है कि पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन है जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से है और 50 क्वेश्चन है जो मैथ और रीजनिंग से है। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो 50 नंबर है, जिसमें बेसिक साइंस से पूछा जाता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा जाता है। तो ये दोनों हम चला रहे हैं। बेसिक साइंस का अगर बात करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करेगा तो इसमें एक चैप्टर खत्म हो गया है, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट को हम एक वीडियो में कन्वर्ट करके, ओवरऑल 1 घंटा 47 मिनट का है, उसको आप फास्ट रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। और इसी के साथ लाइन्स चैप्टर भी स्टार्ट है। इसमें भी एक लेक्चर हम दे दिए हैं, और आज का जो लेक्चर जाएगा, आज दूसरा जाएगा। और इसमें हम 30 प्रश्न नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन का चैप्टर है। इसको बार बार देखिएगा तभी आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। तो इसी तरीक़ा से आपको प्रैक्टिस करते रहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और एक ट्रेड का भी हम चला रहे हैं सेशन, जो इलेक्ट्रीशियन का है, और इलेक्ट्रीशियन में भी इसमें 3 हो गया है। एक ट्रांसफार्मर भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, और इसी के साथ सेफ्टी एंड हेल्थ भी हुई है, और इसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट भी है। दोस्त बता देते हैं कि पिछले बार 75 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन जो बना था वो अल्टरनेटिंग करंट से ही बन गया था। इसीलिए आपको पता है कि 75 में से हमको 27 लाना है, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट से देखिएगा। और सेफ्टी एंड हेल्थ से भी क्वेश्चन बना था 2-3, और ट्रांसफार्मर से भी 4 से 5 क्वेश्चन बनता है। तो जो भी हम चैप्टर उठा रहे हैं अभी, जो प्रीवियस के अकॉर्डिंग उठा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है जो 31 में देखिएगा। बोला गया है कि खड़े पानी की ऊपरी सतह को समांतर में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। तो ये बताइए कि एक हॉरिजेंटल होता है, अगर लाइंस का बात करिएगा, रेखाएं का बात करिएगा, तो रेखाएं होता है 3 प्रकार का। रेखाएं का बात करिए, सीधी रेखाएं, अगर हम कह सकते हैं कि सीधी रेखाएं कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का रेखाएं होता है। एक होता है हॉरिजेंटल होता है, एक होता है वर्टिकल, और एक होता है इंक्लाइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो तिर्यक रेखा बोलते हैं। हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, और ये हो गया इंक्लाइंड, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। हॉरिजेंटल रेखा होता है जो तल के माध्यम से बनाता है। वर्टिकल होता है जो एक सेक्शन पर या इंटरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अगर हम कह सकते हैं कि तल के लंबवत अगर कोई भी लाइन खींची जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल रेखा कहते हैं। और इंक्लाइंड जो होता है, तिर्यक रेखा होता है, जो इस तरीका से शेप रहता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है कि बताइए हमको कि अगर खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची जाती है, तो ये बताइए कि खड़े पानी अगर बनाइएगा, तो ये बताइए पानी का एक तल है, और पानी के तल से इस तरीका से बनाते जाइएगा, ये खड़े पानी का तल हो गया। और इसी को इस शेप में अगर खींचिएगा तो एक खड़े पानी के तल है, तो खड़े पानी के तल जो समांतर खींची गई रेखा जो होती है, उसी को हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक रेफरेंस लाइन का अगर बात करिएगा, तो एक ये रेफरेंस लाइन है, और ये रेफरेंस लाइन पर एक खड़ी रेखाएं जो खींची जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसी को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो बोला गया है कि एक रेफरेंस लाइन पर एक खड़ी लंबी रेखा को हम क्या कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है, एक ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं। तो हम बोले थे कि सरल रेखा 3 प्रकार का होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है, इंक्लाइंड होता है, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं कि ना वर्टिकल हो और ना ही हॉरिजेंटल, उसी को हम झुकी हुई रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग पर अवयव जो कंपोनेंट होता है, ड्राइंग पर अवयव के किनारे और दृश्य के बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग की जाती है। बोला है कि ड्राइंग पर अवयव के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाएं, जो बाहर रेखाएं होते हैं,
जो ब्राहा रेखाएं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? तो एक मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगर रेखाएं की बात करिएगा तो रेखाएं समझिएगा कि रेखाएं जो होता है वो 10 प्रकार के होता है। एक कैंडिडेट ने एक मैसेज भी किया था कि सर जो ऑप्शन में दिया गया था शायद 22 नंबर या 27 नंबर में, जिसमें 9 प्रकार के लाइन दिया गया था। आपको हम कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं कि 9 प्रकार का जो लाइन दिया गया है ना, वो BIS के अनुसार दिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 9 प्रकार की लाइनें हैं। और अगर जनरली बात करिएगा तो 9-10 प्रकार की जो रेखाएं होती है, जो ABCD से लेके के तक जाइएगा, ए से लेके के तक जाइएगा, उसमें आई होता है जो नहीं होता है। तो इसमें 10 रेखाएं होता है, लेकिन BIS के अनुसार 9 ही काउंट किया जाता है। तो वहाँ से ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 वाला होगा, जो शायद डी में था, वो सही आंसर बताया गया है, उसमें कोई डॉट नहीं है। तो इसमें भी अगर बात करेगा तो 9 रेखाएं में जो बोला है ब्राह्मण रेखाएं, तो ब्राह्मण रेखाएं की बात करेगा तो ए और बी इस तरीका से आपको बताते हैं कि कंटिन्यूअस को 4 भागों में बांटा गया है। एक कंटिन्यूअस लाइन जो होता है वो ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। ए को अगर बात करेगा तो कंटिन्यूअस सतत मोटी लाइन होता है, सतत मोटी लाइन होता है, मोटी लाइन होता है। और बी जो होता है वो सतत सतत पतली लाइन होता है, पतली लाइन होता है। और सी का अगर बात करेगा तो फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड होता है। और डी का बात करेगा तो लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है। अगर बात करिएगा समांतर मोटी रेखा का, तो समांतर मोटी है जो इस तरीका से समांतर मोटी है, जो बाहर की रेखा या आउटलाइंस खींचने या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बाहरी रेखाओं को प्रयोग करते हैं। बी का अगर बात करें तो सतत पतली लाइन रहता है, तो इस तरीका से ये पतली लाइन हो गया। और सबसे ज़्यादा अगर प्रकार में आता है तो बी आता है, 9 प्रकार में आता है, और सबसे ज़्यादा यूज भी बी प्रकार का है। सी का अगर बात करिएगा तो सी का इस तरीका से बनता है, जो किस में आता है, फ्री हैंड में जाता है। और फ्री हैंड को ही हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, जो शॉर्ट में हो। और लॉन्ग ब्रेक लाइन का अगर बात करिएगा तो लॉन्ग ब्रेक लाइन इस तरीका से बनता है, इस तरीका से बनता है। तो इस तरीका से बना सकते हैं आप, अब देखे होंगे। तो इस तरीका से होता है, तो लॉन्ग या इसी को जिग जैग लाइन कहते हैं, जिग जैग लाइन कहते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि किनारे पर और दृश्य ब्राहा रेखाएं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखाएं, तो एक मोटी रेखा प्रयोग करते हैं। और ये किस में जाता है, तो ए रेखाएं में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक रेखा की क्षैतिज दीप्ति चिन्ह मौजूद होती है, वो जब रेखा, बोला है कि एक रेखा की क्षैतिज दीप्ति बोला है। तो हम बताए थे कि क्षैतिज दीप्ति कब बनाता है, जो हॉरिजॉन्टल का बात किए थे, जो तल से होना चाहिए। तो वही बोला है कि क्षैतिज बनता है तल के समांतर होना चाहिए। जो हम जल का एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे जल का शेप जब बनाइएगा तो ये तल से जो होता है वो समांतर इस तरीका से रहता है। तो ये हो गया क्षैतिज तल के समांतर रेखाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है, आयाम की सीमा की दशा दर्शाता है। बोला है कि एक शीर्ष चिन्ह, एक शीर्ष चिन्ह के द्वारा निलंबित है और आयाम सीमा की दिशा दर्शाता है, आयाम सीमा को एक फिक्स दिशा दर्शाता है, उसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। डायमेंशन लाइन का अगर बात करेगा तो किनारा पर जो होता है इसको एरो लाइन होता है, जिसको एरो एरो आरो लाइन कहते हैं। और आरो लाइन का लंबाई और ब्रेथ का अगर बात करिएगा तो 3:1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमेंशन लाइन। दोस्त बता देते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने का तरीका होना चाहिए, जो भी ऑप्शन में रहता है उसको भी क्लियर करने का कोशिश करिएगा, और जो भी पॉइंट हम उससे क्वेश्चन से जोड़ेंगे उसको भी नोट डाउन करने के या उसको याद करने की कोशिश करिएगा, या 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो को एक मर्ज करके 1 घंटा 47 मिनट का एक इंस्ट्रूमेंट का वीडियो हम अपलोड किए हैं, इंस्ट्रूमेंट के। और इसको थोड़ा स्पीड भी हम बढ़ा दिए इसलिए क्योंकि इसको फास्ट रिवीजन आप कर सकें। उसमें करीब आपको 224 क्वेश्चन का इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का मिलेगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए वहाँ होगा फ़ायदेमंद। ये होगा कि आप यहाँ से टाइम बचाइएगा तो मैथ और रीजनिंग में टाइम दे पाइएगा। काहे कि इसमें आपको पता है कि 50 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन, मिनिमम से मिनिमम 20 क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल को भी देखने का मिलेगा। तो न्यूमेरिकल भी एक मैथ के बराबर आपको टाइम लेगा। तो 20 यहाँ से होगा, 25 मैथ है तो 25 20 45 होता है, और 25 से आपको रीजनिंग भी पूछेगा। तो अच्छा खासा आपको टाइम अगर बचाइएगा इस सब क्वेश्चन में, ये सब में अगर टाइम बचाइएगा तो जो भी टाइम है न्यूमेरिकल के पार्ट हो, मैथ के पार्ट हो या रीजनिंग को पार्ट पर दे पाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसका कौन सा लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया। 37 नंबर देखिएगा,
37 नंबर में कहा गया है कि गुप्त रेखाओं का आरेखन क्या होता है। गुप्त रेखाएं का मतलब अदृश्य रेखा का बात कर रहा है, अदृश्य रेखा का बात कर रहा है। तो अदृश्य रेखा का अगर बात करेगा जिसको हम हिडन लाइन बोलते हैं, तो हिडन लाइन जो किस में जाता है, तो हिडन लाइन डैश डैश लाइन में जाता है, समझिएगा। जैसे डी तक आपको हम बताए थे कि ए बी सी डी, ई जो लाइन होता है कंटिन्यूअस सतत लाइन होता है, ठीक है। उसी तरीका से एक डी के बाद एक ई आता है और एक एफ आता है, ठीक है। तो एफ का अगर ई का बात करेगा तो ई का इस तरीका से बराबर लाइन जाएगा जो डैश डैश जाता है, और एफ का भी जाता है जो बराबर लाइन जाता है इस तरीका से डैश डैश जाता है। लेकिन समझिएगा ई जो होता है मोटी रहता है जिसको हम थिक बोलते हैं, थिक बोलते हैं, और ए जो होता है वो पतली होता है जिसको हम थिन बोलते हैं। तो बस अंतर यही है कि ई मोटी में जाएगा, मोटी का बनेगा, और एफ होगा जो पतली का होगा, और दोनों हिडन का ही देता है, दोनों हिडन या अदृश्य रेखाएं में ही बनाया जाता है। तो ई और एफ एक साथ याद रखिएगा, बस ई पहले आया है तो मोटी हुआ और एफ बाद में आया है तो पतली हुआ। तो ई एफ इस तरीका से कंबाइन करके अगर याद करिएगा तो याद रहेगा, ए बी सी डी के साथ एक साथ, ई एफ के साथ एक साथ, और जैसे जैसे क्वेश्चन का हम बढ़ेंगे और जो भी कंसेप्ट आएगा उसको आपको हम क्लियर करते चलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वक्र रेखा के साथ बोला गया है कि वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा किसमें उपयोग किया जाता है। तो निरंतर पतली रेखा का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेपण में उपयोग किया जाता है, प्रक्षेपण में उपयोग किया जाता है। निरंतर पतली रेखा का मतलब कंटिन्यूअस का ही बात कर रहा है, और कंटिन्यूअस में हम बताए थे कि ए का जो होता है मोटी लाइन होता है, लेकिन ये बात किया पतली रेखा, तो पतली रेखा जाएगा बी रेखाएं में, और बी रेखाएं पतली इस तरीका से जाएगा, ठीक है, सीधे खींचेगा इस तरीका से। और बी में 9 प्रकार के लाइनें होता है, बी में 9 प्रकार के। तो आपसे प्रश्न बोलेगा कि रेखाएं में बताइए कौन सबसे ज़्यादा प्रकार का बनाता है या सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो 9 प्रकार के होता है बी में। तो प्रक्षेपण रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो क्या कहलाती हैं। बोला कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो वे रेखाएं क्या कहलाती है। तो वे रेखाएं क्या कहलाती है, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती है। अब लड़कन जो फंसता है, एक हॉरिजेंटल में फंसता है, हॉरिजेंटल में, और एक फंसता है समांतर में। अगर जनरली कहा जाए तो हॉरिजेंटल एक समांतर का ही काम करता है, लेकिन हम याद करने का तरीका आपको हम बताते हैं कि समांतर लाइन होता है जो जरूरी नहीं है कि इस शेप में ही हो, ये किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन बात इसका परिभाषा यही है कि ये एक दूसरे को काटता नहीं है। तो समांतर रेखाएं किसी भी शेप में हो सकता है, बस एक दूसरे को काटता नहीं है। और हॉरिजेंटल लाइन होता है जो तल के माध्यम से उसका लिया जाता है, हॉरिजेंटल लाइन तल के माध्यम से लिया जाता है। जैसे जल का स्तर जो लिए थे तो तल के माध्यम से लिए तो हॉरिजेंटल हो गया, लेकिन समांतर है जो एक दूसरे को काटता नहीं है। अब कभी मैथ में भी आप पढ़े होंगे तिर्यक रेखा जो काटती है, तो दो समांतर रेखाएं इस तरीका से बनाता है, एक तिर्यक रेखा इस तरीका से काटता है, तो कभी भी काटेगा नहीं एक दूसरे को, सीधे चला जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है तो कभी कटेगा ही नहीं, तो ये हुआ समांतर लाइन। लेकिन हॉरिजेंटल का अगर बात करेगा तो तल से बनाता है, जो क्षैतिज तल से बनाता है उसी को हम बोलते हैं क्षैतिज लाइन या हॉरिजेंटल लाइन। तो बोला गया है कि जब दो या दो रेखाएं अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं काट मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से रेखा बनाती है। बोला है कि क्षैतिज तल पर, जैसे ये बताइए क्षैतिज तल ले लिए, अब बोला कि क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से रेखा बनाती है। ये बताइए क्षैतिज तल पर ए हो गया और क्षैतिज तल से एक रेखा बनाएगा ए, तो क्या बनाएगा, तो लंबवत बनाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए। जैसे ये जो एक्स द्वारा दिया गया है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम बीमा रेखा कहते हैं, जिसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। डायमेंशन लाइन में समझिएगा जो ERO का चिन्ह दिया हुआ है, इसका लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा तो 3:1 होता है, 3:1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा, अगर लीडर रेखा की बात करिएगा तो लीडर रेखा एक बी प्रकार में ही आता है, और बी प्रकार के रेखाएं में लीडर रेखा का अगर क्रम का बात करेगा तो B4 में आता है लीडर रेखा, B4 में आता है लीडर रेखा। अब लीडर रेखा में आपको गलत प्रदर्शन
का चयन करना है। तो ये बताइए लीडर रेखा का आकार जो होता है इस तरीका से बनाया गया है, तो ये सही है। इस तरीका से बनाया गया ये भी सही है, और ये 90 डिग्री पर नहीं होता है, तो यही गलत दिया गया है, और ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि लीडर रेखा का यह जो दिया गया शेप ये गलत, जो संकेत किया गया है वो गलत है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि दी गई लाइनों में सतत पतली और जिग जैग लाइन कौन सी होती है। तो आपको हम बताए थे कि ए बी सी और डी में, जरा में हम बताए थे इसको हम क्या बताए थे, तो इसको फ्री हैंड बताए थे, फ्री हैंड बताए थे जो इस तरीका से रहता है। लेकिन डी को हम बताए थे जिग जैग लाइन जो इस तरीका से रहता है, इस तरीका से रहता है, इसको हम जिग जैग लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया फ्री हैंड लाइन, ये फ्री हैंड हो गया। और फ्री हैंड को हम सी में डालते हैं, फ्री हैंड को किस में डालते हैं, तो सी प्रकार में डालते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानिए। तो रेखा एक्स जो है जो मटरा हुआ है, एक्स को हम क्या कहते हैं, तो अगर एक्स का अगर बात करेगा तो इसी को हम अदृश्य लाइन कहते हैं या हिडन लाइन कहते हैं। और आपको ये भी हम बताए थे कि हिडन लाइन दो में आता है, एक ई में आता है, एक एफ में आता है। ई का अगर बात करेगा तो ई में होता है जो मोटी रहता है, मोटी मोटी डैश लाइन रहता है, और इसमें होता है जो पतली डैश लाइन होता है। बस अंतर यही है मोटी और पतली का, बाकी दोनों का समान है। तो हिडन लाइन में प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें कहा गया है, देखिएगा, बोला कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाएं का प्रयोग किया जाता है, तो उस रेखा की पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो हम बताए थे कि अदृश्य रेखा एक हिडन लाइन होता है, हिडन लाइन होता है। और हिडन लाइन के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हिडन लाइन। और हिडन लाइन की रेखाएं कौन कौन होता है, तो ई और एफ होता है। ई में होता है जो मोटी होता है, और एफ में होता है जो पतली होता है, पतली होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानिए। तो रेखा एक्स को पहचान करना है कि रेखा एक्स जो है जो किसको बताता है, तो इस सेंटर लाइन को बताता है, केंद्र रेखा को बताता है। अगर केंद्र रेखा का अगर बात करेगा तो केंद्र रेखा जी रेखा में जाता है, जी प्रकार का एक रेखा है, और किस में जाता है, तो जी में भी जीवन में जाता है, जो सेंटर लाइन को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहता है वो रेखाएं क्या कहलाती हैं। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के द्वारा बंद रहता है, तो ये बताइए कि जो तीर के द्वारा बंद रहता है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो बीमा रेखा कहते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं। और कभी भी डायमेंशन लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू जितना लंबाई का है उसको ऊपर हम दर्शाते हैं, नीचे नहीं ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है। और कभी भी डायमेंशन लाइन के ऊपर दर्शाते समय जैसे 20 mm लिखना होता है, तो mm है जो mm नहीं ऊपर में लिखा जाता है, साइड में लिख सकते हैं, बाद में जिसे दर्शाया जाता है इस तरीका से 20 mm की। लेकिन यहाँ जब डायमेंशन लाइन का उपयोग करिएगा तो mm नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है, डिजिट लिखना कितना, तो 20 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमा रेखाएं होती है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दी गई रेखा का प्रकार की पहचान कीजिए। ये कौन सी प्रकार की पहचान है, ये बताइए कि हॉरिजेंटल लाइन जो हम बोले थे कि तल के साथ हॉरिजेंटल बनाता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो लंबवत रेखा भी नहीं होगा, प्रवणता भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब समांतर रेखाएं भी हम बताए थे कि दो प्रकार का होता है, एक सीधी रेखाएं भी होता है जो एक कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। सिंपल समझिए कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कोई भी शेप में हो सकता है। ये भी है जो एक समांतर रेखाएं हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये भी एक समांतर रेखा, ये भी कभी एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। तो जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वो रेखाएं को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट हम पीछे भी बताए हैं कि उस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो समांतर रेखाएं कहते हैं जो कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है। जैसे दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है, तो अगर बात करेगा जो आकृति दिया हुआ है तो ये बताइए कि एक लाइन ये हुआ और एक रेफरेंस लाइन हुआ, और रेफरेंस के लाइन की जगह पर ये कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है। ये एक लाइन हो गया और ये भी लाइन हो गया, इसके ऊपर 90 डिग्री लिया है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सी लाइनें हैं, तो लंबवत रेखाएं हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तन होते रहते हैं। तो दिशा परिवर्तन किसमें होते हैं? तो वक्र रेखाएं में दिशा परिवर्तन होते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निरंतर मोटी रेखा जो कंटिन्यूअस थिक लाइन को इस किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताए थे कि कंटिन्यूअस थिक लाइन को हम ऑब्जेक्ट लाइन से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्ट लाइन से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सटेंशन लाइन का बात करिएगा तो एक्सटेंशन लाइन हम बता देते हैं आपको। जैसे ये बताइए कि ये एक हम फिगर लेंगे और इसके ऊपर इस तरीका से ये जो बनाए और इसके बीच में जो लाइन हम इस तरीका से जो हम डायमेंशन लाइन बनाए तो ये हो गया डायमेंशन लाइन, ये हो गया डायमेंशन लाइन। तो ये बताइए ये चल जाएगा डायमेंशन लाइन में, तो ये डायमेंशन लाइन हो गया। और ये जो साइड में हम जो खींचे हैं इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, और एक्सटेंशन लाइन के बीच में गैप भी होना चाहिए। तो ये हो गया कौन सा? तो एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये डायमेंशन लाइन हो गया। और इसका जो आरो का है, आरो का लंबाई और ब्रेथ का पूछेगा तो 3:1 याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी लाइन है जो एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम बताए थे कि एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए कौन सी लाइनों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो एक्सटेंशन लाइन खींच सकते हैं। अब समझिएगा, एक्सटेंशन लाइन का जो विवरण दिया है वो बी प्रकार में दिया है, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन बी प्रकार में दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया गया है बुक के अनुसार जो पब्लिकेशन दिया है वो दिया है बी, और बी जो होगा नहीं। आपको पता है कि बी है जो एक्सटेंशन लाइन नहीं करता है, बी प्रकार में आता है ए। अब ये बताइए कंफ्यूज होगा कि ए होगा या ए होगा, लेकिन इससे थोड़ा ये पतला नजर आ रहा है तो पतला जाता है बी में, इसको हम थोड़ा मोटा बना के भी कर सकते हैं तो ये जाता है ए में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी लाइनें को फ्री हैंड खींची जाती है? तो हम बताए थे कि फ्री हैंड लाइनें को खींचने के लिए हम किस में प्रयोग करते हैं? तो फ्री हैंड लाइन का अगर बात करिएगा तो फ्री हैंड लाइन जो होता है उसको हम ब्रेक लाइन भी कहते हैं। अब फ्री हैंड को नाम होता है जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, और शॉर्ट ब्रेक लाइन को हम सी पर रेखाएं में कहते हैं, और इस तरीका से शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। और फिर एक लॉन्ग ब्रेक लाइन जो देगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन, वो लॉन्ग ब्रेक लाइन जाता है डी प्रकार के, और लॉन्ग ब्रेक लाइन इस तरीका से बनता है, इस तरीका से बनाइएगा तो हो गया लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो याद रखिएगा कि इस ब्रेक लाइन है कौन सा? तो ब्रेक लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी शायद ऑप्शन जो गलत दिया हुआ है, फ्री हैंड देखिएगा तो फ्री हैंड जाता है जो सी में जाता है, लेकिन बुक में गलत ऑप्शन दिया है, तो इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा। कमेंट में लिखने से पहले आप मिला लीजिएगा कि फ्री हैंड जो होता है वो थ्योरी में या कहीं भी पढ़िएगा तो फ्री हैंड इस तरीका से बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइन हम कह सकते हैं, क्या कि सी को हम शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं और डी को हम लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं, तो इसका हम बी हम ऑप्शन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। बोला है कि इस लाइन का उपयोग हम छुपे किनारों को दर्शाने के लिए करते हैं। तो अगर छुपे किनारे का अगर बात करेगा तो छुपे किनारे को दर्शाने के लिए हम डैशेड लाइन का उपयोग करते हैं जो ई और एफ में आता है। जो छुपे किनारे को हम डैशेड लाइनें को प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेक्शन को दर्शाने के लिए किन लाइनों का उपयोग किया जाता है। तो अगर सेक्शन को दर्शाने के लिए जो हम बताए थे अभी, जैसे जस्ट हम बताए थे कि सेक्शन लाइन होता है और बीच में एक कौन सा? तो डायमेंशन लाइन होता है। तो वही बोला है कि सेक्शन लाइन को दर्शाने के लिए किन लाइनों का उपयोग किया जाता है। तो सेक्शन लाइन को दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन का उपयोग किया जाता है। सेक्शन लाइन को दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन का उपयोग किया जाता है। और हैचिंग लाइन का अगर बात करेगा तो किस रेखाएं में जाता है? तो बी रेखाएं में, और बी रेखाएं का भी नंबरिंग अगर पूछ देगा तो ये जाता है B5 में। B5 में हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्शन को दर्शाने के लिए किन लाइनों का उपयोग करते हैं? तो हैचिंग लाइन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन क्या कहलाती है। तो अगर बात करिएगा ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन, तो ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन जो होता है वो ऑब्जेक्ट या आउटलाइन होता है, और किस में जाता है? तो रेखाएं एक में
ए में जाता है। तो पूछेगा कि ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन कौन सा होता है, तो ऑब्जेक्ट या आउटलाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वृत्ताकार सेंटर लाइन क्या कहलाती है। तो वृत्ताकार सेंटर लाइन का अगर बात करिएगा तो वृत्ताकार सेंटर लाइन को हम डिट्टो लाइन भी कहते हैं। वृत्ताकार सेंटर लाइन को हम क्या कहते हैं, तो डिट्टो लाइन कहते हैं। और सेंटर लाइन किस में जाता है, तो जी में जाता है, और जी में भी किस में जाता है, तो जीवन में जाता है। तो ये वृत्ताकार सेंटर लाइन हो गया। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से भौतिक लाइनें छोटे होते हैं, छाटें। भौतिक लाइन को छाटना कि इनमें से कौन सा है जो भौतिक लाइन है। तो भौतिक लाइन, प्रोजेक्शन लाइन को ही हम भौतिक लाइन कहते हैं। प्रोजेक्शन लाइन को हम क्या कहते हैं, तो भौतिक लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर में बोला है कि इस डैश में लाइन का पहला और आखिरी डैश लंबा होता है। बोला है कि इस डैश लाइन का पहला और आखिरी डैश लंबा होता है। अब समझिएगा, यहाँ से कंसेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे। जिसे समझिएगा कि ए, बी, सी और डी के बारे में हम बताए थे कि कंटिन्यूअस होता है, और इस तरीका से ये होता है थिक, ये होता है थीन, और ये होता है मतलब फ्री हैंड, और ये होता है ब्रेक लाइन। उसी तरीके से ई और एफ के बारे में भी हम आपको बताए थे। अब यहाँ नंबरिंग आता है जी और एच का। जी और एच का, तो जी का अगर बात करेगा तो इसमें शुरुआत में बड़ा डैश रहता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। तो ये बताइए कि शुरुआत और अंतिम में बड़ा डैश हुआ, ठीक है। और एच में भी यही होता है कि पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा और फिर छोटा। देखिए शुरुआत में क्या होता है और अंत में छोटा होता है। तो आपसे पूछा है कि इस डैश लाइन का पहला और आखिरी, पहला भी और आखिरी डैश लंबा होता है। तो पहला और आखिरी डैश लंबा किस में प्रयोग करते हैं, तो हम सेंटर लाइन में प्रयोग करते हैं। किस में, सेंटर लाइन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेंटर लाइन आता है जी में, और जी में ही ये प्रयोग होता है। तो सेंटर लाइन में प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त बता देते हैं कि इसमें हम 60 तक ही क्वेश्चन रखेंगे, और इसमें हम चाह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन का इसलिए हम सेशन ले रहे हैं कि आपको जो भी डाउट होता है उसको हम क्लियर करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा वीडियो में। उससे क्या होगा कि लाइनिंग पर आपको अच्छा पकड़ हो जाएगा, क्योंकि रेखाएं में कोई खास कंसेप्ट नहीं है, ना खास थ्योरी है। बस इसको प्रैक्टिस करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो याद रहेगा, ठीक है। तो इस सेशन को हम 60 तक रखते हैं, अगले दिन इसको कंटिन्यू हम करेंगे 30 क्वेश्चन का। और आगे भी जो भी वीडियो आप लोग का छूटा हुआ होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कर दिए हैं, फिर बात करेगा तो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का भी किए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी किए हैं। तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इसका मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। जब ये बुक रुक्मणी का समाप्त होगा तो फिर और कोई प्लेटफार्म को जो प्रीवियस में बना है उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। आप भी कमेंट में कर सकते हैं जो भी आपके लिए, जो आपको नज़र में बेस्ट बुक लगता है वो करिएगा, उसको ला कर हम एनालिसिस कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्लेटफार्म को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। चलिए सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।